Welcome students in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. In today class we are discussing about the sickle cell anemia. हमने लास्ट टाइम भी आपको दिखा था. अभी हम लास्ट दो लेक्चर से जो ब्लड डिसऑर्डर्स हैं उसमें देख रहे हैं. पहले हमने देखा था आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, जो आयरन की जगह से कम हो रहा है, आयरन कंटेंट से कम होने की वजह से हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम हो रहा था, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन सिंथेसिस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जा रहा था. वो एनीमिया क्या था? आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया था. उसके बाद हमने नेक्स्ट में देखा था मेगलोब्लास्टिक एनीमिया. मेगलोब्लास्टिक एनीमिया वो एनीमिया जिसमें विटामिन B9 यानी कि फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामीन की डिफिशिएंसी कारण एबनॉर्मल सेल ऑफ आरबीसी बन रहे थे या मैच्योर नहीं हो पा रहे थे आरबीसी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन्स. तो उसके पर्पज़ से मैच्योर नहीं हो पा रहे थे, अनमैच्योर बन रहे थे. उसकी वजह से जो एनीमिक कंडीशन बन रही थी डेट इज़ द मेगलोब्लास्टिक एनीमिया या फिर प्रेनिसियस एनीमिया के नाम से भी हम जानते हैं. बेसिकली मैं आपको डिफरेंशिएट करूँ तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इज़ पर्टिकुलरली फॉर द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 साइनोकोबालामीन्स एंड द प्रेनिसियस एनीमिया इज ओनली फॉर डिफिशिएंसी ऑफ द फोलिक एसिड्स विटामिन B9. लेकिन कभी कभी मोस्टली जगह यही बोल दिया जाता है कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया डिफिशिएंसी ऑफ बोथ टाइप ऑफ विटामिन्स, विटामिन B9 एंड विटामिन B12 साइनोकोबालामीन एंड फोलिक एसिड्स. ठीक है. तो टुडे वी डिस्कसिंग अबाउट द सिकल सेल एनीमिया. आज हम सिकल सेल एनीमिया देखेंगे. तो सिकल सेल एनीमिया का अपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शंस मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बताया था कि सिकल सेल एनीमिया इज ए डिसऑर्डर ऑफ हेरिडिटी डिसऑर्डर होता है, जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है. इसमें जेनेटिक एबनॉर्मलिटी के कारण क्या होती है कि सेल जो बनती हैं, मतलब आरबीसी जो फॉर्म होगी, आरबीसी के अंदर कुछ हीमोग्लोबिन कंटेंट होंगे वो डिफरेंट टाइप के होंगे, जिसके कारण क्या होता है आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका नॉर्मली आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसे होता है आपको पढ़ाया था, डिस्क शेप का होता है. डिस्क शेप, हेलो डिस्क शेप होता है. लेकिन वो चेंज होकर क्या होता है सिकल शेप सिकुड़ कर एक छोटे सी जैसे हाफ मून होता नहीं है, हाफ मून या फिर ईद का चांद जैसे बोलते हैं, हाफ मून नहीं सॉरी ईद का चांद बोल सकते हैं या हाफ मून, हाफ से हाफ मून भी कह सकते हैं. उस टाइप की जो कंडीशंस होती है, उस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है मून का, सेम टाइप की सेल बन जाती है. उस कंडीशन उसके सेल को बोलते हैं सिकल सेल. और जो एनीमिक कंडीशन बनती है, क्योंकि ये भी आपके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन को नहीं कर पाती हैं इस टाइप की सेल, सिकल सेपिटल सेल्स, इसलिए इस कंडीशन को बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया. ठीक है. तो ये तो इंट्रोडक्शन हुआ. अब स्टार्ट करते हैं हम सिकल सेल एनीमिया. It is a autosomal recessive genetic blood disorders in which RBC become long, stiff, rod-like structure and sickle-shaped, but normally RBC are disc-shaped. ठीक है. अगर मैं बात करूँ तो जस्ट ए मिनट रुकना एक मिनट बेटा. तो अब नॉर्मली बात करूँ तो ब्लड डिसऑर्डर एक ये ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है. ऑटोसोमल आप समझ रहे हैं कि जेनेटिक ऑटोसोमल आपको बताया गया था, या अब इस बार हो सकता है मैडम भी आपको थोड़ा सा सर ने आपको उसका डिस्क्राइब करेंगे आपको HAP में कि ऑटोसोमल आपने जेनेटिक्स में पढ़ी होगी कि एक्स से एक्स होता है, बाई एक्स और बाई में क्रॉस लिंकिंग होती है, एक्स से लिंकिंग होती है. तो उसमें कुछ जीनोटाइप होते हैं, जीनोटाइप जो आते हैं वो इस जनरेशन में आते हैं, तो उसके कारण जो डिसऑर्डर बन रहे हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है एक तरह से, ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर होता है. तो ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर बनते हैं थोड़ा एक्स और वाई क्रोमोसोम के थ्रू, तो उसे बोलते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स. ठीक है. ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं. ठीक है. तो ये कैसा है आपका ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, जिसमें आरबीसी बिकम लॉन्ग हो जाती है, आरबीसी लॉन्ग, स्टिफ, कड़क हो जाती है, और इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर हो जाते हैं, जो रॉड होती है उस लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, और सिकल शेप्ड भी हो जाते हैं. रॉड लाइक होंगे या फिर सिकल शेप मैंने जैसे बताए थे आपको ईद का चांद होता है उस टाइप में. ठीक है. बट नॉर्मली आरबीसी आर डिस्क शेप, लेकिन नॉर्मली क्या होता है डिस्क शेप्ड कंडीशन में होते हैं. लेकिन इस डिसऑर्डर में कैसे हो जाएंगे सिकल शेप या फिर रॉड लाइक स्ट्रक्चर. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं. क्या इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की स्पेलिंग गलत हो गई है, आप ठीक कर लेना, मिस प्रिंटिंग हो गई है, सही कर लेना. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में मतलब क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात कर रहे हैं तो क्या है, इंक्रीज द ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शंस, डिसमिनेशन ऑफ इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशंस.
ऐसा है कि सस्पेक्टेबल इन्फेक्शन इसी बढ़ जाता है कि उसमें WBC RBC काउंट होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन की सस्पेक्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और डिसएमिनेशन इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशंस, जो कोगुलेशन की प्रॉपर्टी होती है ब्लड की, वो भी क्या होती है, वेसल्स के अंदर वो भी इंटरफियर हो जाती है। ठीक है। अदर सिम्टम्स इंक्लूडिंग क्रोनिक एनीमिया है, फीवर है। पैलर का मतलब क्या होता है कि ये येलोइश कलर की स्किन हो जाती है, उसको बोलते हैं पैलर मतलब, या स्पेशली आई के लिए बोलते हैं कि आई का जो स्क्लेरा पार्ट है, जो वाइटिश रहता है, वो आपका अगर येलो कलर का हो जाता है तो उसको हम पैलर बोलते हैं। जॉन्डिस कंडीशन बन जाएगी, एबनॉर्मल पेन होगा, एनोरेक्सिया है, फैटिक की थकान है, हेमाटोयूरिया यानी कि ब्लड यूरिन में आएगा, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कि थ्रम्बस यानी प्लेटलेट्स की काउंट कम हो जाएगी, ल्यूकोपेनिया यानी कि ल्यूकोसाइट्स की काउंट भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, ग्रोथ एंड सेक्सुअल मैच्योरेशन डिले हो जाते हैं, और मैच्योरेशन जो साइकिल होती है वो डिले हो जाती है, और मैच्योरेशन साइकिल अगर होगी तो डिस्टर्ब हो जाएगी, और फर्टिलिटी भी अफेक्टेड हो जाता है। दीज पेशेंट प्रेडिक्टली सफ़र फ्रॉम वैरायटी ऑफ क्राइसिस, बहुत सारे डिसऑर्डर या क्राइसिस से ये सफ़र रहते हैं ये पेशेंट्स, इंक्लूडिंग ये बेसो ऑकुलेसिव क्राइसिस। बेसो ऑकुलेसिव मतलब वेसल्स जो है, ब्लड वेसल्स है, उसमें आपका ब्लड का प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं हो पाता है, ब्लड का ऑकुलेशन मतलब ब्लॉकेज हो जाता है, इस टाइप क्राइसिस हो जाती है। हिमोलाइटिक क्राइसिस मतलब RBC होती हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं, RBC का ब्रेकडाउन होने लगता है, हिमोलाइटिक क्राइसिस होती है। ये प्लास्टिक क्राइसिस मैंने बताया था, ये प्लास्टिक क्राइसिस का मतलब क्या होता है, बोन मैरो डिप्रेशन यानी बोन मैरो फेलियर हो जाता है। एंड पल्मोनरी क्राइसिस मतलब क्या है कि जो पल्मोनरी यानी कि लंग्स से रिलेटेड है, पल्मोनरी यानी कि ब्लड लंग्स के अंदर जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, वहाँ भी क्या हुआ, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आती है, तो उसकी वजह से पल्मोनरी क्राइसिस हो जाती है। तो ये सभी साइन एंड सिम्टम्स हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस यानी साइन एंड सिम्टम्स हो गए ड्यू टू द सिकल सेल एनीमिया। नाउ कम टू द पैथोफिजियोलॉजी। अब पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे, क्या है इसमें, देखिए मैं आपको ये कर दूँ, ये आपकी नॉर्मल सेल है, ये आपकी सिकल सेल है। नॉर्मल सेल क्या है, डिस्क टाइप लाइक स्ट्रक्चर है। सिकल सेल क्या है, सिकल सेल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है आपका, लाइक ये मैंने हाफ मून बताया था, और इसमें हीमोग्लोबिन देखेंगे वो आपका हीमोग्लोबिन इसमें क्या है, राउंड शेप है, और इसमें आप देख रहे हैं हीमोग्लोबिन इसमें क्या है, राउंड शेप है, इसमें देख रहे हैं क्या है, स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन का। तो ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है और नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा तो सिकल सेल एनीमिया जैसी कंडीशंस बन जाती है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो सिकल सेल एनीमिया आर हेरिटेबल ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्राइट्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एबनॉर्मलिटी इन द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। सिकल सेल एनीमिया क्या है, इसमें क्या होता है, जिस व्यक्ति के अंदर हेरिटेबल या ऑटो मतलब जेनेटिकली डिसऑर्डर है, जिसमें जो जेनेटिक पार्ट DNA, जो ये जेनेटिक पार्ट या जो DNA वाला पार्ट आपकी हीमोग्लोबिन को सिंथेसिस करता है, उसमें कुछ दिक्कत होती है, उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी होती है, डोमिनेंट ट्राइट्स होते हैं, डेट आर रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से क्या होता है, डेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एबनॉर्मलिटी इन द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स में क्या होती है, एबनॉर्मलिटी होने लगती है। These abnormal hemoglobin are called hemoglobin S and hemoglobin C। और ये हीमोग्लोबिन क्या कहलाता है, जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा ये बेसिकली हीमोग्लोबिन S या हीमोग्लोबिन C के नाम से जाना जाता है। कौन सा, एबनॉर्मल की बात हो रही है, नॉर्मल की बात नहीं हो रही है। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन S एंड हीमोग्लोबिन C। द मोस्ट कॉमन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन इज हीमोग्लोबिन S, जो मोस्टली आपको मिलेगा सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन S मिलता है। The normal hemoglobin differ from the abnormal hemoglobin। abnormal hemoglobin differ from the normal hemoglobin। normal hemoglobin कौन सा है, A है, normal hemoglobin यानी कि A, और abnormal कौन सा है, S एंड C। और S जो hemoglobin होता है वो आपका ज़्यादा मिलता है इन सिकल सेल एनीमिया में। विद रेस्पेक्ट टू द अमीनो एसिड पोजीशन 6 एट द बीटा चेन्स, अगर हम बात करें डिफरेंस की बात करें नॉर्मल हीमोग्लोबिन और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन में, तो बेसिकली इसमें चेंजिंग जो होती है वो आपकी अमीनो एसिड्स एट द पोजीशन 6 ऑफ बीटा चेन, जो 6 बीटा चेन है उसमें जो अमीनो एसिड की पोजीशन में अमीनो एसिड लगा होगा वो डिफरेंट लगा होता है। 6 पोजीशन में जो अमीनो एसिड होगा वो डिफरेंट होगा। ऐसे नॉर्मल में जो होगा वो एबनॉर्मल में नहीं होगा, जो एबनॉर्मल में होगा वो नॉर्मल में नहीं होगा। कहाँ पर, अमीनो एसिड एट 6 पोजीशन ऑफ द बीटा चेन। दिस अमीनो एसिड इज ग्लूटामेट इन द नॉर्मल हीमोग्लोबिन। अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करेंगे तो ये अमीनो एसिड कौन सा होता है, ग्लूटामेट होता है। जबकि आपका हीमोग्लोबिन एस की बात करेंगे तो क्या होगा, बेलेनिन होगा। और हीमोग्लोबिन सी की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन कौन सा होगा, लाइसिन होगा। यानी कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन है तो उसमें कौन सा हीमोग्लोबिन, सॉरी नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसमें अमीनो एसिड कौन सा होता है, ग्लूटामेट। ठीक है। अगर हीमोग्लोबिन एस है यानी एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होगी तो कौन सा अमीनो एसिड होगा, यहाँ पर बेलेनिन होगा। अगर हीमोग्लोबिन सी है उस कंडीशन में हीमोग्लोबिन कौन सा होगा, लाइसिन होगा। लेकिन नॉर्मली हीमोग्लोबिन कौन सा मिलता है हमको, सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन एस। ठीक है।
तो ये डिफरेंस है बेसिकली हीमोग्लोबिन नॉर्मल हीमोग्लोबिन में और आपके एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन में। द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन पॉलीमराइज इनटू द सेमी सॉलिड जेल ऑन द डीऑक्सीजनेशन। अब ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा जब ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को अपने अंदर कैच करता है या ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग करता है, तो उसके अंदर क्या होता है, वो उसके अंदर जो मटेरियल होता है वो कैसा होता है, सेमी सॉलिड जेल में चेंज हो जाता है। ड्यू टू दिस द रेड ब्लड सेल्स बिकम ए सिकल शेप, जिसकी वजह से क्या होती हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो आपकी सिकल शेप की बन जाती है। बेसिकली पहले नहीं है, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन को अपने कैरिंग करते हैं, ऑक्सीजन की बाइंडिंग होती है हीमोग्लोबिन के साथ में, डीऑक्सीजनेशन होता है, उसी ड्यूरेशन में क्या होगा, ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो आपकी सिकल शेप में चेंज हो जाएंगी, सिकल शेप में चेंज हो जाती हैं। These cells probably continue to lose potassium ions and water attain a dehydrated state that enhance। ये सेल्स क्या होती हैं, कंटिन्यू आपके पोटेशियम आयन को वाटर को आपको कंटिन्यू लॉस कर रही होती हैं। वाटर और पोटेशियम आयन के लॉस होने की वजह से क्या होती है, सेल के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है, और डिहाइड्रेशन की वजह से सेल का शेप होता है वो आपका सिकल शेप में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि सर ये पोटेशियम और वाटर का डिहाइड्रेशन क्यों हो रहा है। ये पोटेशियम वाटर का डिहाइड्रेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपकी इसके अंदर हीमोग्लोबिन है उसका स्ट्रक्चर वो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है, और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ कैरिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है तो उसके अंदर जो आपके मैंने बताया था आपका सेमी सॉलिड जेल होता है वो आपका पॉलीमराइज हो जाता है। जब सेमी सॉलिड जेल होगा पॉलीमराइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है कि पोटेशियम आयन और वाटर का लॉस होने लगता है, यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से सेल सिकल शेप में चेंज हो जाती है, एनहांस द सिकलिंग। द डिहाइड्रेशन स्टेट इन द लॉन्ग टर्म काफ़ी टाइम तक डिहाइड्रेशन स्टेट बनी रहे तो क्या होगा, आल्सो फेवर रिटेंशन ऑफ एक्सिस कैल्शियम आइंस इनसाइड द सेल, जिसकी वजह से बहुत सारे कैल्शियम आइन होते हैं वो आपके सेल के अंदर पहुंच जाते हैं। अब आपको मैंने बताया था जिस सेल के अंदर कैल्शियम कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ये सेल क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होकर सिकल शेप में चेंज हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो जाती है। दिस चेंज मेक द सेल मोर रिजिड एंड इरिवर्सिबल सिकल, जिसकी वजह से सिकल शेप में इरिवर्सिबली चेंज हो जाएगी और बहुत ज़्यादा रिजिड यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होकर टाइट हो जाती है। ठीक है, तो ये हुआ इस तरीके से क्या होती है, सेल अपने स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है। नॉर्मल सेल जो होती है उसी जगह ये सिकल शेप की सेल बन जाती है। तो क्लियर हो गया क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस क्या था हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन एस और हीमोग्लोबिन सी एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है। इन दोनों हीमोग्लोबिन में क्या होता है, जो 6 साइट ऑफ अमीनो एसिड है वो डिफरेंट होती है। जो एस वाला है उसमें वेलिन होगी और जो आपका सी वाला है उसमें लाइसिन होती है इन द प्लेस ऑफ ग्लूटामेट। ठीक है, और पॉलीमराइजेशन हो जाता है जब ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से सिकल शेप में चेंज होती है। साथ में पोटेशियम और वाटर का डिहाइड्रेशन होता है, यानी पोटेशियम और वाटर को बाहर लूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है। कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है इसके अंदर, कैल्शियम का एक्यूमुलेशन होने के बाद में बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाती है और सिकल शेप में चेंज हो जाती है। ठीक, अब बात करते हैं इसके कारण क्या एबनॉर्मलिटी होती है। अब ये सिकल सेल क्या होंगी, जब हमारे ब्लड आर्टरी या ब्लड वेसल्स में जब फ्लो होंगी तो क्या एबनॉर्मलिटी आती है, क्या दिक्कतें आती हैं, देखते हैं। सिकल सेल्स आर मोर रिजिड ड्यू टू देयर फ्लो इन रिटार्डेड स्पेशली इन द माइक्रो सर्कुलेशंस। अगर सिकल सेल जो हैं वो आपकी काफ़ी रिजिड हो गई हैं, मोर रिजिड हो गई हैं, और रिजिड और ज़्यादा क्यों जाती हैं, क्योंकि क्योंकि रिजिड मतलब खट्टी हो जाएंगी और रिजिड मतलब टाइट भी रिजिड हो जाएंगी, क्योंकि जो फ्लो हो रहा है इनका माइक्रो सर्कुलेशन, जो छोटी छोटी कैपिलरी है उसमें सर्कुलेशन हो रहा है, वो स्पेशली वो आपका क्या होता है, जो रिजिड होने की वजह से क्या होता है, क्योंकि रिजिड है इसमें कोई भी आपकी जो क्या कहते हैं एक तरह से क्या बोलते हैं इलास्टिसिटी। अब ये सिकल सेल जब बहुत ज़्यादा रिजिड हैं तो उसके अंदर इलास्टिसिटी है नहीं, हल्का सा भी वो आपकी इलास्टिक मतलब अपने शेप में चेंजिंग नहीं करेंगी, और शेप में चेंजिंग नहीं होने की वजह से क्या होता है, जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं उसमें जाके ये रिटार्ड जो कैपिलरी हैं उसके अंदर फ्लो नहीं हो पाती हैं, उनके अंदर जिसका फ्लो होता है वो रिटायर्ड हो जाता है, रुक जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, शेप काफ़ी रिजिड हो गई है। और बेसिक नॉर्मली आरबीसी क्या होती है, वो आपकी उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है, तो अपने शेप में चेंजिंग कर लेती है, लेकिन ये रिजिड है तो इसमें शेप की चेंजिंग नहीं होगी। इन द प्रेजेंस ऑफ हाई सीरम फाइब्रिनोजेंस ग्लोब्यूल्स सिकल सेल इंक्रीज द ब्लड विस्कोसिटी एंड कॉज स्लगिंग इन कैपिलरी एंड वेन्स। साथ में क्या होता है, ये फाइब्रिनोजन ग्लोबिन्स और सिकल सेल होती हैं, तो उसकी इन दोनों फाइब्रिनोजन और ग्लोबिन्स की वजह से सिकल सेल की विस्कोसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण कैपिलरी और वेन्स में यह स्लग्ड हो जाते हैं। स्लग मतलब
वहाँ पे जमा हो जाते हैं, और जमा होने की वजह से क्या होगा, दिस ऑब्स्ट्रक्शन लोकल सर्कुलेशन, जिससे लोकल जो ब्लड सर्कुलेशन होता है डिफरेंट टिश्यू में वो नहीं पहुँच पाता है, और कॉज कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू द हाइपॉक्सी। ऑन टिश्यू में जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचेगा नहीं तो हाइपॉक्सी जैसी कंडीशन बन जाती है, और हाइपॉक्सी जैसी कंडीशन की वजह से क्या होता है, इन टिश्यू में कॉम्प्लिकेशन जनरेट होना शुरू हो जाती है। जैसे आप यहाँ समझ सकते हैं, मैं आपको क्लियर करूँ। देखिए ये आपकी जो आप राउंड देख रहे हैं, दैट इज़ द, ये क्या है आपकी आरबीसी है, नॉर्मल आरबीसी है। ये रिजिड नहीं होगी, इसमें क्या होती है, कुछ आपका एसिडी होती है, जिसकी वजह से आसानी से वो छोटी छोटी वेन्यूल्स या कैपिलरी से पास आउट हो जाती हैं। लेकिन आप बात करेंगे इसकी, बात करें हम यहाँ पर सिकल सेल की, तो सिकल सेल बहुत ज़्यादा रिजिड है, और रिजिड होने की वजह से क्या होती है, उनकी शेप में चेंजिंग नहीं हो पाती है, तो वो छोटी छोटी वेन में पास नहीं हो पाती हैं, और वेन में पास नहीं होने की वजह से यहाँ पर क्या होती हैं, एक्यूमुलेट हो जाएंगी, और एक्यूमुलेट होने की वजह से क्या होता है, ब्लड वहाँ से पास नहीं होकर और जो आपके कुछ टिश्यू में नहीं पहुँच पाता है, हाइपॉक्सी जैसी कंडीशन बनती है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन जनरेट होते हैं। तो ये हुआ आपका कंप्लीट आपका सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। और मैं समझता हूँ समझ में आ गया हो, छोटा सा टॉपिक था। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स ज़रूर पूछिएगा, समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह की वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे, चाहे तो फिजियोलॉजी की बात हो, फार्माकोलॉजी की बात हो, और कुछ टाइम बाद हम HAP के भी वीडियोस में अपलोड करेंगे। और अगर आपको लगता है किसी की वीडियो शेयर करने पे उसका हेल्पफुल हो सकता है तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट डिसऑर्डर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।